तो सर हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर है बच्चों एग्जेम्पशन। क्या आप मुझे बता सकते हैं किस चीज की एग्जेम्पशन? डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स से एग्जेम्पशन की बात कर रहे हैं हम या जीएसटी से एग्जेम्पशन की बात कर रहे हैं? ऑब्वियसली जीएसटी। अब आप मुझे बताइए, क्या एक दुकानदार चाहता है कि मैं जो बेच रहा हूं वो एग्जेम्प्ट होए या ना होए? क्या लगता है? हम्म। मतलब गवर्नमेंट किस चीज को एग्जेम्प्ट करती होगी तुम्हारे हिसाब से? लिकर को एग्जेम्प्ट करती होगी कि ऐश करने दो? गाड़ियों को एग्जेम्प्ट करती होगी? किस चीज को एग्जेम्प्ट करती होगी? आपको क्या लग रहा है सरकार? बोलिए ना प्लीज। आप बोलेंगे तो फ्लो बनता जाएगा बेटे, माहौल। लिकर। है जी। लिकर। लिकर को एग्जेम्प्ट कर देगी गवर्नमेंट? मतलब जीएसटी से एग्जाम्प्ट है ना वो। हाँ, वो एंगल ठीक है। ठीक है, पर क्या जीएसटी में नहीं है? बिल्कुल आपने सही बोला, तो उसके ऊपर सेल्स टैक्स लगता है। तो क्या गवर्नमेंट सेल्स टैक्स एग्जेम्प्ट करती होगी स्टेट जो चार्ज करती है? नहीं, वो नहीं करती होगी। और अगर मैं गाड़ियों की बात करूं तो उस पे तो जीएसटी लगता है, तो सरकार एग्जेम्प्ट करेगी? गवर्नमेंट जो लग्जरी आइटम्स है ना उस पे एग्जेम्पशन नहीं लाना चाहती। गवर्नमेंट लाना चाहती है जो हमारा नेसेसिटीज होती है। ठीक है। तो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि सर एग्जेम्पशन किन चीजों पर मिलता है जो हमारे लिए ना नेसेसिटीज होती है। जैसे कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कुछ नेसेसिटीज? जैसे क्या मैं कह सकता हूँ हेल्थ केयर एक नेसेसिटी होती है, एक इंसान बीमार है तो कोई खुशी खुशी नहीं जा रहा होता, कह सकता हूँ, है ना? ऐसे ही खाने का सामान। ठीक है। इसी तरीके से एजुकेशन। ठीक है। तो ऐसे करते 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 बहुत सारी सरकार ने कुछ नेसेसिटीज की कैटेगरीज बना रखी। और ऐसा नहीं है कि पूरा एग्जेम्प्ट करा हुआ है। ठीक है, बट हम लोग इस चैप्टर में कैसे देखेंगे बच्चे कि सर जो जो चीजें एग्जेम्प्ट है वो आप हमें बताओ। ठीक है, तो उससे आपको एक आइडिया लगेगा कि सरकार ने क्या क्या एग्जेम्प्ट करा हुआ है। मेरा आपसे छोटा सा सवाल, क्या हमने अभी तक कुछ ऐसी सर्विसेज पढ़ी हैं जिसके ऊपर जीएसटी नहीं है जो एग्जेम्प्ट हो गए? अगर कोई चैप्टर याद है आपको? याद करो बच्चे, हमने एक चैप्टर करा था सप्लाई। उसमें याद करो कुछ स्केड्यूल करे थे हमने। कितने स्केड्यूल करे थे? स्केड्यूल 1, स्केड्यूल 2 एंड स्केड्यूल 3। याद है स्केड्यूल 3 नेगेटिव लिस्ट होता था? याद आ रहा है कुछ? ये ये वाला होता था कि इवन इफ द कंसिडरेशन इज निल, तो ये होता था। फिर स्केड्यूल 2 क्या होता था कि सरकार बताएगी कि क्या चीज सप्लाई ऑफ गुड्स है, क्या चीज सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। लेकिन और हमने कुछ एग्जेम्पशंस करी थी जो कि नेगेटिव लिस्ट के थ्रू थी। आप मुझे बताइए, आपको ध्यान आ रहा है कुछ? प्लीज। आप बोलेंगे तो अच्छा रहेगा बेटा, या मैं ये समझूं कि याद ही नहीं आया? बोलो ना। कैसे याद है। ठीक है। और आपको याद है नेगेटिव लिस्ट में मैंने वहीं पे लिखवाया था कि देखो कुछ तो एक्ट में लिख दिया गया। एक एग्जेम्पशन तो ऐसे थी, कैटेगरी बनाई थी हमने कुछ, एक्ट के थ्रू हो गया। दूसरा ध्यान है आपको? नोटिफिकेशंस के थ्रू। और तीसरा था क्लैरिफिकेशंस के थ्रू। जस्ट ऐसी जबरदस्ती बात करता जा रहा हूं आपसे। याद आ रही है आपको? कोई बात है सर, मुद्दे की बात करो। मुद्दे की बात ये है भाई, वहां पे तुमने 7-8 पॉइंट देखे थे बस जिसके ऊपर जीएसटी नहीं है। अब जीएसटी के ऊपर भरमार आने वाला है जो एग्जेम्प्ट होने वाला है। तो सर जी, एग्जेम्पशन अब मैं आपके साथ शुरू करने वाला हूं कि सर कौन कौन सी सर्विसेज और कौन कौन से गुड्स एग्जेम्प्ट है। पर उससे पहले मुझे आपके साथ डिस्कस करना है कि ये एग्जेम्पशन देने की पावर किसके पास है। फुल नोट्स बने हुए हैं, इसी के अंदर सारी चीजें होंगी, ध्यान से सुनिएगा। तो सर जी, ये जो एग्जेम्पशन अंडर जीएसटी है, तो ये गवर्नमेंट को कौन पावर दे रहा है बच्चे? सेक्शन 11 ऑफ सीजीएसटी या फिर सेक्शन 6 ऑफ एसजीएसटी, मैंने गलती से, दैट इज आईजीएसटी। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है जी सेक्शन 11 के अंदर, और 6 के अंदर आईजीएसटी के पास पावर होती है। ठीक है।
अच्छा, मुद्दे की बात ये है, एग्जेम्पशन जो होती है बच्चे, एक बात बताइए किस चीज पर होती होगी, गुड्स पे या फिर सर्विसेज पर? गुड्स का तो अभी 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। गुड्स की लिस्ट मैंने लिखी हुई है, ये सारे गुड्स एग्जेम्प्ट है सर। क्या और एग्जेम्प्ट नहीं होंगे? और भी हो सकते हैं सर। ये जो भी लिखे हैं इसमें कोई एनालिसिस नहीं है, हो सकता है, लेकिन अपने लिए रेलेवेंट नहीं है। अपने को सिर्फ ये गुड्स का नाम पता होना चाहिए, और हम ये बोल देंगे हाँ हाँ भाई ये तो एग्जेम्प्ट है भाई। तो आइए जरा, एग्जेम्पशन कौन कौन से गुड्स पर है, क्योंकि एग्जेम्पशन का चैप्टर ना बेटा पूरा का पूरा सर्विसेज के ऊपर है, गुड्स पे कुछ नहीं है। जितना लिखा है बस उतना ही है गुड्स का। जैसे कि अनब्रांडेड आटा। एक मुझे बात बताओ, जो हमारे घर में आटा आता है वो कौन सा होता है? आई मीन ब्रांड बताओगे कोई कंपनी की? आई थिंक आहार होता है, कौन सा होता है? आशीर्वाद होता है जैसे। आशीर्वाद आटा होता वो है ना? टाटा का आता है आजकल। और किसका आता है? एक फॉर्चून फॉर्चून का हाँ, आता है। फॉर्च्यून का आता है, बिल्कुल। है ना? तो वो ब्रांडेड आटा बोलूं या अनब्रांडेड बोलूं? ऑब्वियसली ब्रांडेड। ब्रांड। ठीक है, अनब्रांडेड कौन सा होता है बेटा? वो जो चक्की वाला होता है ना, चक्की में पिसवाते थे। ठीक है, वो वाला अनब्रांडेड आटा हो। ठीक है, तो बेसिकली सर इसके अंदर क्या मैं डिटेलिंग में जाने नहीं भाई, अब मैं नाम डिस्कस कर रहा हूं और अपने को पता होना चाहिए। मैदा जो है वो भी एग्जेम्प्ट है, अनब्रांडेड होगा तो। बेसन, अनपैक्ड फूड ग्रेन्स, मिल्क, कर्ड, एग, लस्सी, वेजिटेबल्स, इंडियन फ्लैग एंड प्लास्टिक बैंगल, these are some of the goods which are exempt from GST। एग्जेम्पशन या तो गुड्स पे मिलती है या सर्विसेज पे मिलती है। गुड्स की लिस्ट मैंने आपको दे दी, गुड्स के ऊपर बात खत्म हो गई भाई साहब। सर्विसेज पे नहीं जा पाऊंगा अभी, अब दोबारा से बेसिक पे जाऊंगा। पहले मुझे बताइए यहां तक क्लियर है? अब आप समझिए कि जो सरकार एग्जेम्पशन दे रही है वो मेजरली 4 टाइप ऑफ एग्जेम्पशन होती है। सो दीज आर द टाइप ऑफ एग्जेम्पशन। टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 3 एंड टाइप नंबर 4। 4 टाइप की एग्जेम्पशन होती है बच्चों। अच्छा सर, सबसे पहली क्या होती है? जिसमें सरकार बताती है कि ये स्पेसिफाइड एक्टिविटीज एग्जेम्प्ट है। यानी कि अगर मैं बोलूं स्पेसिफाइड एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस आर एग्जेम्प्ट। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर मैं आपको बोलूं, ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं, एक सेकंड बच्चा। ठीक है बच्चे, तो स्पेसिफाइड एक्टिविटीज जैसे कि मैं आज आपके साथ बात करूंगा। आपने वो देखा है जो टोल पे टोल चार्जेस कटते हैं? टोल चार्जेस कटते हैं ना, हम यहाँ से दिल्ली से कहीं जा रहे हैं तो रास्ते में टोल आता है, फास्ट टैग लगा होता है, पैसे कट जाते हैं। ठीक है, तो वो जो टोल के चार्जेस है, आप ये कह सकते हैं वो एक्टिविटी, वो ट्रांजैक्शन दैट यू आर यूजिंग द टोल, पैसे चार्ज हो रहे हैं, तो वो एग्जेम्प्ट है भाई। मैं बात करूंगा उसके बाद, जस्ट एक एग्जांपल आया मेरे दिमाग में कि वो क्या हो जाएगा बच्चे, आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा बच्चे। बताइए यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा सर, और कोई सर्विस जो कि एग्जेम्प्ट होती है? एग्जेम्प्ट हो जाती है बच्चों, लाइब्रेरीज को किराए पे देना। ठीक है, आरटीआई फाइल करना। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कि क्या हो जाती है बच्चे, हमारी एग्जेम्प्ट हो जाती है। इसी तरीके से आप मुझे बताइए, कुछ होता है बच्चे, एक सेकंड बच्चों। हाँ जी बच्चे, ठीक है। स्पेसिफाइड सप्लायर्स क्या होते हैं? कुछ कैटेगरी ऑफ सप्लायर को बोल दिया तुम एग्जेम्प्ट हो। वो पूछ रहे अरे भाई, मतलब मैं कुछ भी बेचूं एग्जेम्प्ट हूं, मतलब जो मर्जी कह रहे, हाँ। जैसे कि एग्जाम्पल देना, मतलब पहले लिख देता हूं, स्पेसिफाइड सप्लायर्स आर एग्जेम्प्टेड। एग्जाम्पल जस्ट ऐसे ही बोल रहा हूं, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट आर एग्जेम्प्ट। आप इसको एज अ रूल मत ले लेना। कुछ सर्विसेज सेंट्रल गवर्नमेंट की टैक्सेबल भी होती है, ठीक है, लेकिन मान लो कि क्योंकि ये सरकार प्रोवाइड कर रही है तो इसलिए एग्जेम्प्ट है। अगर तुम सरकार नहीं होते तो टैक्सेबल, और क्योंकि ये सर्विस सरकार प्रोवाइड कर रही है तो टैक्सेबल। दूसरा क्या हो गया? स्पेसिफाइड रेसिपिएंट्स। यानी कि अगर एक सप्लायर है, एक रेसिपिएंट है, और सरकार कह रही है अच्छा ये बंदे को सर्विस दे रहे हो, मान लो ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, सरकार कह रही है कोई दिक्कत नहीं जी, सारा का सारा एग्जेम्प्ट है जी।
और चौथा हो गया बच्चे स्पेसिफाइड सप्लायर्स, इफ दे प्रोवाइड सर्विसेज टू स्पेसिफाइड रेसिपिएंट्स, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सर इससे कुछ निकाल के लाना है क्या, कंक्लूजन है? कोई कंक्लूजन नहीं है। चार टाइप की एग्जेम्पशंस होती हैं। एक होती है अगर आप ये सर्विस दे रहे हो, एग्जेम्प्ट, आप कौन हो मुझे उससे कोई मतलब नहीं। दूसरी बात, अगर आप ये सप्लायर हो, यू आर एग्जेम्प्ट। अगर आप ये रेसिपिएंट हो, तो जो भी आपको सर्विस दी जा रही है वो एग्जेम्प्ट है। अगर आप एक स्पेसिफाइड सप्लायर, स्पेसिफाइड रेसिपिएंट हो, तो वो सर्विस क्या हो जाएगी जी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। मुझे बताइए यहां तक सब बच्चों को क्लियर है? यहां तक क्लियर है बच्चे? यस सर। चलिए ओके। तो अब जरा सुनिए, मैं अभी कोई एग्जेम्पशन नहीं सिखा रहा, मैं आपको एक सेक्शन बता रहा हूं जिसमें सारी बातें थ्योरेटिकली 4-5 पेज में लिखी हुई है जो बनी हुई है। तो भैया सेक्शन 11 जो है ना, सेक्शन 11 के पास पावर होती है कि वो, उसने सेक्शन 11 ने पावर दी है किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को, कि तुम एग्जेम्प्ट कर सकते हो। बड़े ही प्यार से सुनिएगा, बहुत ही स्पेसिफिक विद अ रीजन कोई चीज कहीं पे लिखी गई है। ठीक है, ऐसा मत सोचिएगा कि कोई भी थ्योरी कहीं पे भी लिखी हुई है, एक लॉजिक से लिखी हुई है। सो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कैन गिव यू एग्जेम्पशन, बहुत अच्छी बात है, इन पब्लिक इंटरेस्ट, जनहित में जारी, पब्लिक के लिए होता है। और हमेशा जब भी एग्जेम्पशन दी जाएगी तो किससे पूछा जाएगा बच्चे, जीएसटी काउंसिल से। और एग्जेम्पशन देने के दो रास्ते हैं, या तो आप नोटिफिकेशन निकाल दीजिए या फिर आप स्पेशल ऑर्डर पास करिए। सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर कोई चीज एग्जेम्प्ट करनी है तो उसके पास रास्ता क्या है बेटा, या तो वो नोटिफिकेशन के थ्रू एग्जेम्पशन दे सकती है, और दूसरा रास्ता क्या है बच्चे, वो स्पेशल ऑर्डर के थ्रू एग्जेम्पशन दे सकती है। सर दोनों में फर्क क्या है मैं आपको बता दूंगा। कहने का मतलब ये है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कोई भी एग्जेम्पशन दे सकता है, पब्लिक इंटरेस्ट में देता है, हमेशा जीएसटी से पूछ के देता है। ठीक है, हमेशा जीएसटी काउंसिल से पूछ के एग्जेम्पशन देता है। और चाहे वो नोटिफिकेशन हो चाहे वो स्पेशल ऑर्डर हो, जीएसटी काउंसिल से पूछा जाएगा और फिर एग्जेम्पशन को दिया जाएगा। तो पहले तो आप ये बॉक्स समझिए, कॉमन बात है। अब डिपेंड ये करता है कि एग्जेम्पशन दी कैसे है, कि भाई नोटिफिकेशन के थ्रू एग्जेम्पशन दी है या स्पेशल ऑर्डर के थ्रू एग्जेम्पशन दी है। ठीक है, सर क्या फर्क होता है, बस इतना समझ लो कि स्पेशल ऑर्डर में कोई स्पेशल एक्सेप्शनल नेचर अराइज हो जाता है और सरकार एकदम से कोई एग्जेम्पशन दे रही होती है। तो एग्जेम्पशन कैसे दी जाती है बच्चे, या तो नोटिफिकेशन के थ्रू या फिर कोई ऑर्डर के थ्रू। ठीक है जी। रही बात नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन ऐसी भी आ सकती है बच्चे कि मैं पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट है जीएसटी, मान लो मैं ये हैंकी बेचता हूं और नोटिफिकेशन आई, मान लो इस पे 12% रेट है, नोटिफिकेशन आई पूरा 12 एग्जाम, ओए होए पूरा 12%, ओए होए नोटिफिकेशन आई पूरा 12% एग्जाम, ओए होए। और हो सकता है कि पार्शियल एग्जामेशन है, ये मैं बेचता हूं, इस पे 12% जीएसटी है पर 6% माफ करा गया है। तो आप मुझे बताइए अभी भी मुझे कितना जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा, छः बोलो ना। परसेंट हाँ जी, 6%। 6% आई हैव टू चार्ज। सो इट्स नॉट नेसेसरी दैट एग्जेम्पशन कैन बी लाइक 100%। तो नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ना होता है और देखना होता है क्या उसने पूरी एग्जेम्पशन दी है या उसने पार्शियल एग्जेम्पशन दी है। बट आप मुझे बताइए अगर वो स्पेशल ऑर्डर के थ्रू एग्जेम्पशन आई है तो क्या पार्शियल हो सकती है, हमेशा पूरी होती है? फुल। पूरी होती है। अगर एक ऑर्डर के थ्रू आ रहा है, ठीक है, ऑफ एक्सेप्शनल नेचर ऑब्वियसली, तो यहां पे ऐसा नहीं मुझे एनालिसिस करना होता ऑर्डर में, अरे भाई पूरी दी है या आधी दी है, पूरी दी है कि आधी, वो तो नोटिफिकेशन में देखना होता। ठीक है जी। फिर वो नोटिफिकेशन में जब आप पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि क्या कुछ कंडीशंस अटैच करी हैं। सरकार कहती है मैं दूंगी तुम्हें एग्जेम्पशन, लेकिन मेरी ये मांगे आपको मांगनी पड़ेंगी, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4। सप्लायर कह रहे चल चल जा, मैं नहीं मानता जा। यानी कि सरकार ने जो एग्जेम्पशन दी है वो कंडीशनल एग्जेम्पशन है। मतलब टू क्लेम दैट एग्जेम्पशन मुझे कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी। तो उस एग्जेम्पशन का नेचर मैंडेटरी नहीं होता। इफ आई एम नॉट सेटिस्फाइंग, ठीक है, तो मैं जीएसटी चार्ज कर दूंगा, और अगर मैं सेटिस्फाई कर रहा हूं तो मैं ले लूंगा, ये मेरे मेरे ऊपर डिपेंड करता है। तो आप ये एग्जेम्पशन ले रहे हो या नहीं ले रहे,
दिस इज अ ऑप्शनल थिंग। और अगर सरकार ने बोला है अनकंडीशनल, कह रहे सुनो भाई, जितने भी हैंकी बेच रहे हैं, चाहे पूरा एग्जेम्प्ट है चाहे 50% एग्जेम्प्ट है, और कोई कंडीशन नहीं है, जाओ ऐश करो, एग्जेम्प्ट है, जाओ, इट्स नॉट सब्जेक्ट टू एनी कंडीशन। तो उसको मैं क्या बोलूं, अनकंडीशनल, या फिर मैं क्या बोलूंगा, एब्सोल्यूट एग्जेम्पशन। तो ये लेनी तो मैंडेटरी है भैया। सर अनकंडीशनल वापस बताना। हाँ, अनकंडीशनल क्या हो गई, कोई कंडीशन नहीं है, सरकार की सिंपल सी नोटिफिकेशन आई, ये हैंकी है, इस पे 12% रेट है, मैं पूरा एग्जेम्प्ट कर रहा हूं, या फिर ये हैंकी है, इस पे 12% है, मैं 6% एग्जेम्प्ट कर रहा हूं। क्योंकि देखो भैया, आ तो कोई भी सकते हैं ना, फुल और पार्शियल। ठीक है, तो सरकार कोई कंडीशन नहीं लगा रही कि तुम्हारा आईटीसी ऐसे कर दूंगा, तुमको दुकान पे इतना स्टॉक रखना पड़ेगा, कोई कंडीशन नहीं है। अनकंडीशन, सिंपल सी बात है, एग्जेम्पशन मिल गया आपको। क्या एज अ दुकानदार, एज अ सप्लायर, आपको कोई कंडीशन फुलफिल करनी है, नहीं करनी? तो भैया मेरे को अब ये मत बोल देना पूरी दुनिया तो एग्जेम्पशन ले रही है वो, क्योंकि कोई कंडीशन है नहीं, मैं तो जीएसटी चार्ज करूंगा जी, मैं तो अपने हैंकी पे मैं तो बेचूंगा मैं जीएसटी ना रे। अगर एग्जेम्पशन अनकंडीशनल और एब्सोल्यूट है तो तुम्हें एग्जेम्पशन लेनी पड़ेगी, और तुम कस्टमर से चार्ज नहीं करोगे। मुझे बताइए, आपको समझ आया बच्चे? Yes, sir. ठीक है, बहुत छोटी सी चीज है, मैं इलाबोरेट कर रहा हूँ काफी। ठीक है, आप इस टेबल से पढ़ोगे तो बस नॉर्मल आपका हो जाएगा। ठीक है, और अगर स्पेशल ऑर्डर है तो भाई पूरी एग्जेम्पशन होती है, कंडीशन हो ना हो मैंडेटरी है जी आपके लिए। नोटिफिकेशन की तरह नहीं कि देखना पड़ेगा, कंडीशनल है तो ऑप्शनल, मैंडेटरी है तो एम, अनकंडीशनल है तो मैंडेटरी ना, ऑर्डर के तो फॉलो करना पड़ेगा। मुझे बताइए, क्या यहां तक क्लियर है बच्चों को? लास्ट पॉइंट, कभी कभी बच्चों क्या हो जाता है कि ना कोई चीज की एग्जेम्पशन आई, ठीक है, जैसे कि आया कि लेदर बेल्ट्स एग्जेम्प्ट है, ठीक है, लेदर की बेल्ट्स। आप मुझे बताओ, क्या इंडिया में लेदर की बेल्ट से हम क्या क्या समझ सकते हैं? क्या मैं कह सकता हूँ जो एयरपोर्ट में जो कन्वेयर बेल्ट है वो भी तो लेदर बेल्ट होती है, जो घूम रही होती है, जिसमें लगेज घूम रहा होता है? क्यों? हो सकती है। हो सकती है पर वो होती नहीं है सर, कन्वेयर बेल्ट। कन्वेयर बेल्ट क्या नहीं होती, लेदर की नहीं होती? हाँ, लेदर की नहीं होती है। रबर टाइप होती है वो, है ना? लेकिन अगर मैं बोलूँ हाँ कुछ लेदर से हो गया, ठीक है, मान ले, हाँ। दूसरा एग्जांपल बोल देता हूँ, मेरी बेल्ट तो कॉटन की है, पर बीच बीच में डिजाइन लेदर का बीच में मैंने डाल रखा है। नाउ इज इट कॉल्ड अ कॉटन बेल्ट और अ लेदर बेल्ट? तो भाई अब पर्स के अंदर जो बेल्ट लगी है वो कह रहा है भाई वो तो लेदर बेल्ट है। तो कभी कभी क्या, और मैं बड़ी बेसिक लेवल की कंफ्यूजन बता रहा हूं, बट आप मुझे बताइए, क्या मैं कह सकता हूं कि कोई भी नोटिफिकेशन आती होगी तो कंफ्यूजन्स आ सकती हैं कि ये एग्जेम्पशन एग्जैक्टली बोलना क्या चाह रही है ना? क्योंकि लेदर बेल्ट्स अगर मैं बोलूं तो सपोज करो विद बकल विदाउट बकल, लोगों का कंफ्यूजन आ गया, अरे सर कैसे हैंडल करें इसको? और कहीं यूज होती है लेदर बेल्ट्स, मैंने एग्जांपल तो ले लिया, कहीं और मतलब मिसमैच लेदर, बैग में हो जाती है जैसे, बैग लेदर में हो बेल्ट। गई, हाँ वही हो गया, है ना? अब जैसे, पर्स वगैरह होता है। हाँ, हाँ ऐसे ही अब, कह सकते हैं, और किसी में। हाँ अब जैसे अब शूज के अंदर कोई बंदा कह रहा है अरे लेदर प्रोडक्ट है ना तो एग्जेम्प्ट है, मतलब उसने तो अपने हिसाब से एग्जेम्पशन को ले लिया, कह रहा मैं तो लेदर के शूज बेचता हूं, मैं तो वो लेदर देखा मैं तो एग्जेम्प्ट कर रहा, ये क्या चल रहा भाई? तो सरकार को कभी कभी एग्जेम्पशन देने के बाद भी जब उसे पता लगता है कि मार्केट में कंफ्यूजन आ गई, हर कोई कह रहा है हम भी एग्जेम्प्ट हम भी एग्जेम्प्ट, तो सरकार को एक्सप्लेनेशन देनी पड़ जाती है। और ये एक्सप्लेनेशन आप कितने टाइम में आप दे सकते हैं? कितना टाइम लिखा है बच्चे, विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर, फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन, जो ये है, फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। और एंट्री, एंट्री क्या होता है बेटा? एंट्री होता है कि हम जब जब एग्जामेशन स्टार्ट करेंगे ना, तो एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 25, एंट्री नंबर 26, 77A, 77, 78, तो एंट्री इज स्पेसिफिक पॉइंट। नोटिफिकेशन तो हेडिंग होता है, नोटिफिकेशन नंबर के थ्रू ये एंट्री डाली जा रही है।
एंट्री का मतलब जर्नल एंट्री मत समझिए, ठीक है। मैं एंट्री बताऊंगा आपको, एक स्पेसिफिक नाम से एंट्री होता है, मैं याद, जैसे सेक्शंस होते हैं ना, ऐसी एग्जेम्पशन के लिए होता है, ये एंट्री पर एग्जेम्प्ट है ये वाला। तो मैं एक्सप्लेनेशन एक साल के अंदर अंदर दे सकता हूं, फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑर्डर एंट्री, फॉर द पर्पस ऑफ क्लैरिफाइंग द स्कोप और एप्लीकेबिलिटी ऑफ द नोटिफिकेशन और ऑर्डर, एंड इट हैज रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। मतलब भाई 6 महीने बाद अगर मैं कोई क्लैरिफ एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, उसका पहले दिन से इंपैक्ट माना जा सकता है। दुकानदार ये नहीं बोलेगा अरे सर अब आपने दिया है, अब तो हमने जो पहले एग्जाम कर दिया, चले भाग यहां से। मैं एक साल के अंदर अंदर जो भी एक्सप्लेनेशन दूंगा उसकी डेट वहीं से होगी जहां से वो एंट्री आई है, नोटिफिकेशन आई है। और ये एक्सप्लेनेशन आप कितने टाइम पीरियड के अंदर आपको देनी होगी, 1.5 साल बाद दोगे तो होगा ऐसा? ना होगा। कितने टाइम में एक्सप्लेनेशन देनी है बेटे? एक एक साल। साल के अंदर अंदर। बहुत थ्योरेटिकल बात है रे, मैं बहुत बड़ा चढ़ा के बातें लंबी लंबी खींच रहा हूं आपके साथ। मुद्दे की बात इतनी सी है, यहां मैंने बना रखा है। एक्सप्लेनेशन जो होती है, हो सकता है कि वो एक नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग आई है, तो और हो सकता है वो एक एंट्री के रिगार्डिंग। सर एंट्री समझाओगे? एंट्री ना बेटा स्पेसिफिक होती है, जैसे एंट्री नंबर 77, ठीक है। तो समझाऊंगा आपको। अगर नोटिफिकेशन के लिए, तो आप कितने टाइम पीरियड में आपको ये एक्सप्लेनेशन देनी है बच्चे? लिखा हुआ है, सेम ही बात लिखी हुई है, सेम ही रिपीट कर रहा हूं। विद इन हाउ मेनी ईयर्स? 1 ईयर। 1 ईयर। रही बात एंट्री की, सर एंट्री क्या होता है बेटा? एक नोटिफिकेशन के अंदर बहुत सारी एंट्रीज भी आ जाती है। नोटिफिकेशन आज निकली है, 50 दिन बाद कोई एंट्री इंसर्ट कर दी उस नोटिफिकेशन में, ठीक है। तो मुझे एक्सप्लेनेशन भी कैसे करनी? एक्सप्लेनेशन इज टू बी इशूड विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ एंट्री। इट कैन हैव रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ एंट्री। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, इसका रेट्रोस्पेक्टिव होगा फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ द एंट्री। एक बात बताओ, ये जो एक्सप्लेनेशन आई है ये किसके लिए आई है? एंट्री के लिए आई है कि नोटिफिकेशन के लिए आई है? एंट्री। ये वाली मैंने एक एंट्री। एक्सप्लेनेशन डाली, किसके रिलेशन में आई है? एंट्री। एंट्री। ठीक है ना, बस इतनी बात ध्यान रखना। अब एक चीज समझिएगा, एग्जाम्पल बताऊंगा फिर ऊपर पढ़ाऊंगा। एक नोटिफिकेशन आई, सपोज करो कौन सी तारीख को आई, 10/4/18। प्लीज बहुत ध्यान से देखिएगा। एक नोटिफिकेशन आई 10/4/18 को, जिसमें ये बोला यो एग्जाम्ड, यो एग्जाम्ड, यो एग्जाम्ड, यो एग्जाम्ड, यो एग्जाम्ड। बहुत अच्छी बात है भाई, नोटिफिकेशन आई है, वेलकम है जी। नोटिफिकेशन में बहुत सारी एंट्रियां डली होती हैं, एंट्री के अंदर नाम लिखा होता है यो एग्जाम, बहुत अच्छी बात है, वेलकम है जी। फिर बेटे इसी नोटिफिकेशन का पार्ट था कि एक एंट्री और इंसर्ट करी गई। क्या ये एंट्री नोटिफिकेशन वाले दिन इंसर्ट करी गई या किसी और दिन इंसर्ट करी गई? किसी किसी और और दिन। दिन। किसी और दिन। तो एक नोटिफिकेशन के अंदर एंट्रीज डलती रहती है। अब आप मुझे बताइए, इफ आई हैव टू गिव एक्सप्लेनेशन इन रिलेशन टू एंट्री, मेरे को एक्सप्लेनेशन देनी है कुछ, तो आप मुझे बताइए कितना टाइम पीरियड होता है? विद इन 1 ईयर। 1 ईयर। वन ठीक है। ईयर। एक्सप्लेनेशन जो इंसर्ट करना होता है वो विद इन 1 ईयर। अब आप मुझे बताइए, मैं नोटिफिकेशन से काउंट करूं या एंट्री से? दिस एक्सप्लेनेशन इज इन रिलेशन टू एंट्री। एंट्री से काउंट करते एंट्री से काउंट करूंगा भाई, एंट्री से काउंट करूंगा भाई। कहने का मतलब ये है कि मैं जो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं ना, 15/5/19 को दे रहा हूं, मान के चल लो। और कोई बच्चा अगर कंपेयर कर रहा होगा नोटिफिकेशन से, तो भाई 1 साल तो पार हो गया, पर मुझे ये देखना भी नहीं है, क्योंकि अगर मैं एंट्री के लिए दे रहा हूं तो एंट्री की डेट देखनी है। आप मुझे बताइए, क्या मैं एक्सप्लेनेशन दे सकता हूं बच्चे? यस। आंसर इज यस, बिकॉज इट इज विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। और आप बोल सकते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ एंट्री। अब आप मुझे बताइए, एक्सप्लेनेशन तो काफी बाद आई है सर, तो क्या इसका स्टार्टिंग की डेट से इंपैक्ट पड़ सकता है? पड़ सकता है। अब आप मुझे बताओ कि इसका इफेक्ट कौन सी डेट से पड़ सकता है? क्या लूं मैं? आपकी समझ क्या कह रही है, 10/4/18 या 25/5/18? 25/5/18। 25/5/18। क्योंकि भाई
ये एंट्री के लिए आई है, उससे पहले की डेट का आप कैसे इफेक्ट डाल दोगे? जब एंट्री जिंदा नहीं है तो उससे पहले की डेट कहां से आ जाएगी? तो इसका इफेक्ट कौन सी डेट से पड़ जाएगा बच्चे? 25/5/18। इससे पहले आप बोलो और नहीं सर नोटिफिकेशन पहले क्या करूं नोटिफिकेशन का मैं? जब ये एंट्री के रिलेशन में है तो एंट्री से पहले की डेट पे थोड़ा ना इसका इफेक्ट आ जाएगा। एक्सप्लेनेशन जिंदा तो एंट्री के बाद ही होगी। मुझे बताइए क्या आपको क्लियर है बच्चे? सर ये फिर से बताना। हाँ देख एक चीज बता, तू जो एक्सप्लेनेशन दे रहा है ना वो एंट्री के लिए दे रहा है, ठीक है? एक एंट्री है जिसमें कुछ लिखा हुआ है। क्या तेरा जो अब तूने जो एक्सप्लेनेशन दी है वो 15/5/19 को दी है, ठीक है? तूने एक्सप्लेनेशन इन रिलेशन टू दिस एंट्री तूने 15/5 को दी है। सबसे पहले मैं वैलिडिटी पूछना चाहता हूं, इज दिस एक्सप्लेनेशन वैलिड? इज इट इशूड विद इन 1 ईयर? यस सर। यस। एंड वेन यू आर चेकिंग 1 ईयर कौन सी डेट से चेक कर रहे हो आप? जब से एंट्री आई है। एंट्री आई, ठीक है? ठीक है, सो इट इज वैलिड। अब मैं देखो कह रहा हूं कि तूने एक्सप्लेनेशन इस दिन दी है 15/5/19 को, बहुत अच्छी बात है, वैलिड है। तो क्या मैं इसको ये बोलूं विद इफेक्ट फ्रॉम 10/4/18? क्या ये सेंस बना रहा है बात? ओके सर। एंट्री 25/5 को आई है और मैं एक्सप्लेनेशन का इफेक्ट 10/4 से दे दूं नोटिफिकेशन से, क्या सेंस बना रहा है? कोई सेंस नहीं बना। तो इसका इफेक्ट कौन से दिन से पड़ सकता है अगर सरकार चाहे तो? मैक्सिमम किस डेट तक मैं किस डेट से शुरू कर सकता हूं? आई एम सॉरी, 25/5 समझ गया? यस सर। तो बेटे ये थ्योरेटिकल बात थी। आप अगर इसको इतने से ही करके चले जाओगे, हालांकि वन टाइम रीड तो मैं सजेस्ट करूंगा ही, लेकिन ये आपकी सारी की सारी बातें क्या थी कि पावर होती है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के पास नोटिफिकेशन के थ्रू या स्पेशल ऑर्डर के थ्रू। नोटिफिकेशन में फुल्ली या पार्शली एग्जेम्पशन मिल जाती है, स्पेशल ऑर्डर में फुल्ली मिल जाती है। नोटिफिकेशन के अंदर हमें देखना पड़ता है कंडीशनल है या अनकंडीशनल है। कंडीशनल है तो ऑप्शनल एग्जेम्पशन होती है, अनकंडीशनल है तो मैंडेटरी होती है। फिर आपने नोटिफिकेशन हो या एंट्री हो, आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हो 1 साल के अंदर अंदर। और अगर एंट्री नोटिफिकेशन आ गई है फिर एंट्री आई है और एक्सप्लेनेशन बाद में आई है, तो एंट्री से पहले थोड़ा ना चले जाओगे भैया। मुझे बताइए क्या यहां तक सभी बच्चों को बात कनेक्टेड है? ऑल क्लियर टिल हेयर? ओके। तो आइए बच्चे, वैसे मैंने इसके आगे के नोट्स बनाने और मैं आपको नोट्स दूंगा भी, ठीक है? पर सुबह सुबह रख लिया मैंने तो आज अभी बनाऊंगा वैसे, और मैं पर एक बार हम कुछ कंटेंट कवर कर लेते हैं। नोट्स की टेंशन मत करो, फाइल मिलेगी बना लेना उसको, ठीक है? फाइल आपको बना के दूंगा मैं। स्टार्ट करें थोड़ी बहुत एग्जाम। थैंक ब्रो। हाँ ठीक है, ठीक तो है। आज खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं, खत्म नहीं होगा दोस्त, 2 से 3 तीन क्लास तो बेयर मिनिमम लगेंगी। लेकिन आपको आज एक इंटेंशन मिल जाएगी, आपको पता लग जाएगा भाई ये एग्जामेशन है क्या भाई। अभी कब तक चलेगी क्लास? ये वाली मैं थोड़ा सा आधा घंटा ही कराऊंगा बस, मतलब ऐसा हैवी मुझे करना ही नहीं है इसको। और ये हैवी है ही नहीं, बस बीच बीच में कभी आधा पौन घंटा बुला लिया, 4 सर्विस बात कर ली, खत्म। समझ रहे हो? ओके सर। कुछ बहुत इजी, अभी देखना आपको क्या मतलब ना, वो बिल्कुल भी वो लगेगा ही हैवी। चलिए, मैं सबसे पहले ना बच्चे आपके साथ क्या चीज डिस्कस करूंगा, और जैसे मैं करा रहा हूं आपको वैसे करना, आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं करनी। ऐसे ना कैटेगरीज बनी हुई है, टोटल 23 कैटेगरीज है, ठीक है? आइए सबसे पहले हम ये वाली कैटेगरी देख रहे हैं, एक सेकंड में इसको फाइल में डालूंगा। आइए, देखिए घबराना मत बेटे, सारी थ्योरी लिखी हुई है, एक एक वर्ड स्टार्ट करना होता है बस इसमें। समझ रहे हो? कंटेंट जितना दिख रहा है प्रिसाइज करके 15 पेज का चैप्टर होता है एग्जामिशन का।
समझ रहे हो? ऐसा नहीं है 100 पे जब क्या क्या है, कुछ ना आएगा, हल्का फुल्का आएगा, समझ रहे हो? तो सबसे पहले हम पूरा का पूरा क्या खत्म करेंगे भाई, अदर एग्जेम्प्ट सर्विस। और जो एक दो जो एनालिसिस नोट्स के थ्रू होगी, एक दो सर्विस वो आपको भी मैं इसमें नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो नोट्स के थ्रू ही होगी, जब बन जाएगी तो हम डन करेंगे उसको। अदर एग्जेम्प्ट सर्विस में आइए अब हम देखते हैं। अरे सर ऐसे ही बातें करो ना, क्या क्या चीजें एग्जेम्प्ट होती है, तो आओ ना बेटे, बातें करते हैं ना बेटे, मैं क्या मना कर रहा हूँ। जस्ट एंट्री नंबर 76 पढ़ो एक बार। सर्विस बाय वे ऑफ पब्लिक कन्वीनियंस, यानी कि शौचालय जो है, such as provision of facilities of bathroom, washroom, laboratories, urinal and toilets। डीएमआरसी पैसे ले रहा है 5 रुपए, आप इतने सारे पब्लिक टॉयलेट्स देखते हो, उसमें अगर वो 5 रुपए 10 रुपए जो भी आपसे ले रहे हैं, आप मुझे बताइए क्या उस पे वो जीएसटी चार्ज करेंगे या वो एग्जेम्प्ट है? एग्जाम्ड एग्जाम। एग्जेम्प्ट है जी, ठीक है जी। अब क्या सर, बिल काट के थोड़ी ना देगा जीएसटी का। देख अगर बहुत ऑर्गेनाइज लेवल पे चल रहा है, मतलब समझ रहे हैं, अब सर, हाँ मतलब जितना इतना मर्जी, ऑर्गेनाइज ऐसा है जितना नहीं कि ऑर्गेनाइज जितना हो, नहीं हाँ हो भी जाएगा ना तभी भी नहीं होगा हाँ सर। एग्जैक्टली, ठीक है ना। और ये तो मतलब ऐसी चीज है कि सरकार इस पे लगाएगी तो लोग बोलेंगे ये क्या ही कर रही है सरकार भाई, समझ रहे? ठीक है। अब 68 देखना बच्चे, सर्विस प्रोवाइडेड टू रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी। रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी हो जाती है, जैसे हमारी क्रिकेट की कौन सी है, आईसीसी है या बीसीसीआई है? आईसीसीआई, नहीं बीसीसीआई है अपनी तो। आई थिंक बीसीसीआई होती है, और आईसीसी इंटरनेशनल होता है, मतलब जो भी हो, या आईपीएल है। अच्छा जी, स्पोर्ट्स बॉडी को अगर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, कौन प्रोवाइड कर रहा है, बाय, ठीक है। अगर एज अ प्लेयर हो, यानी कि बच्चे मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये आपको सारे नोट्स मिलेंगे, अभी आप इसको लिखना मत। सप्लायर है, रेसिपिएंट है। रेसिपिएंट कौन है, रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी। और सप्लायर कौन है, प्लेयर, रेफरी, अंपायर, कोच, टीम मैनेजर फॉर पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज बाय रिकॉग्नाइज। आपको ये सारी बातें कोई याद नहीं करनी होती, आपको समझना है वो जो खेला खेल रहे हैं, प्लेयर, रेफरी, अंपायर, कोच, टीम मैनेजर, ये सारे आ जाएंगे। हाउएवर सर्विस बाय इंडिविजुअल सच एज सिलेक्टर्स, कमेंटेटर्स, क्यूरेटर्स। क्यूरेटर्स एक बार देखना गूगल में क्या है, टेक्निकल एक्सपर्ट्स आर आल्सो सर आर टैक्सेबल। हाँ जी। सर ये सारे मैंडेटरी है या ऑप्शनल है? ये तो डिपेंड करता है मैडम, ये तो इस नोटिफिकेशन में और जाने पे होता है, हमें ये नहीं देखना, समझ रहे हो? तो मतलब अभी सरकार हम ने, से एग्जाम्प्टी मान लेते हैं पूरा। हाँ मतलब इसमें बेसिकली आप ये कह सकते हो कि ये जो प्लेयर, रेफरी, अंपायर, कोच, टीम मैनेजर है, ये जो सर्विस दे रहे हैं ये तो एग्जेम्प्ट है। लेकिन आप मुझे बताइए नीचे की लाइन पढ़िए, क्या ये नीचे वाले एग्जेम्प्ट है, टैक्सेबल है? सिलेक्टर्स, कमेंटेटर्स वाले जो, बोलो ना। टैक्सेबल है। टैक्सेबल। तो आपको बस टैक्सेबल है हाँ सर। समझ रहे हो? तो आपको बस ये नाम थोड़े से ध्यान रखने हैं बच्चे, ठीक है। और फिर आपको ये भी ध्यान रखना है, सिलेक्टर, कमेंटेटर्स, क्यूरेटर्स, टेक्निकल एक्सपर्ट, भैया तुम तो टैक्सेबल हो। तुम ना आ रहे भाई ग्राउंड पे, तुम ना आ रहे, तुम तो टैक्सेबल हो। मुझे बताइए कोई दिक्कत? द सर्विस ऑफ अ प्लेयर, में बहुत डिटेल जा रहा हूं, टू अ फ्रेंचाइजी विच इज नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड इज ऑल्सो टैक्सेबल। सर कितनी डिटेल जाएंगे इसमें, कुछ नहीं जाना बेटे आपको, आपको बस समझना है वो जो प्लेयर्स हैं, वो जो सर्विस दे रहे हैं रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी, वो एग्जेम्प्ट है। और ये टेक्निकल एक्सपर्ट और कमेंटेटर, इन सबकी सर्विस टैक्सेबल। आपने आरटीआई सुना है बेटा? आरटीआई क्या होता है? राइट टू इंफॉर्मेशन होता है ना, कि वो हम जानना चाहते हैं जी यस। ये इस बार सीबीएसई ने पेपर कैसे चेक करे या वो करे, आरटीआई होता है ना ऐसे बच्चे, यस सर। है ना? हाँ, म्यूजियम का कस्टोडियन, अच्छा, क्यूरेटर्स होता है, ठीक है। तो आरटीआई वाला, आरटीआई जैसे आप कोर्ट में जाते हो आरटीआई लगाते हो, तो कोर्ट वाला कुछ फीस लेता है, आप मुझे बताइए वो टैक्सेबल होगा या एग्जेम्प्ट हो जाएगा? मैं ये जो सर्विसेज कर रहा हूं ये सारी की सारी एग्जेम्प्ट है, तो क्या बोल रहे हैं, सर्विस बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग राइट टू इन्फॉर्मेशन। सर आगे लिखा नहीं टैक्सेबल, बेटे एग्जाम की लिस्ट है, अगर टैक्सेबल होगा तो लिख देगा, तो ये एग्जाम्प्ट है ये, समझ गए? इसका एग्जांपल देना, फिर सर, आरटीआई बनेगा। आरटीआई वो होता है ना मैडम, जैसे कोई को मान लो कोई कोर्ट केस है, राइट टू इन्फो, अरे तुम्हारा वो आईसीआई के अंदर भी तो आरटीआई के थ्रू पेपर निकलते हैं, कुछ ऐसा होता है, सुना है? कैसे निकलते हैं?
बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता है कि अगर तुम किसी चीज का एलोकेशन मतलब वो चाहते हो, डिटेल चाहते हो, तो तुम कोर्ट में आरटीआई फाइल कर सकते हो, ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के थ्रू, और आपको वो डिटेल प्रोवाइड करी जाती है। ऐसे मूवी में भी तो था कि एक केस बंद हो जाता है पर एक बंदे ने आरटीआई डाल दी कि भाई मेरे को बताओ डिटेल क्या है, मैं एनालिसिस करके फिर कोर्ट केस चला दूंगा। समझ रहे हो? बताइए, क्लियर है? एक सेकंड में चार्जर लेके आ रहा हूँ। हाँ जी, आगे बढ़े। आरटीआई वाला क्लियर है ना? छोटा सा पॉइंट है, बस आपको ध्यान रखना है, आरटीआई एग्जेम्प्ट। अच्छा, ये वाला देखिएगा, सर्विस बाय वे ऑफ ग्रांटिंग नेशनल परमिट टू गुड्स कैरेज, ट्रक वालों को टू ऑपरेट थ्रू आउट इंडिया। आपको क्या लग रहा है, ये जो ट्रक चल रही है इनके पास परमिट नहीं होता, ऐसी चल रही है? होता है सर, होता तो है। भाई, मैं अगर आपको परमिट दे रहा हूँ, उसके लिए मैं आपसे पैसा ले रहा हूँ, एग्जेम्प्ट है भाई। तुम मुझे 5 लाख रुपए दे रहे हो परमिट के लिए, ठीक है, तभी ट्रक चलेगा तुम्हारा, ठीक है, नेशनल परमिट मिल रहा है आपको। तो मुझे बताओ, 5 लाख प्लस जीएसटी, या ये जो मैंने आपको परमिट दिया ये एग्जेम्प्ट है? एग्जेम्प्ट। एग्जाम्ड है। ठीक है जी, 59। हाँ जी, दुआ बताने वाला। ट्रक वालों को परमिट दे रहा हूँ, पैसा चार्ज कर रहा हूँ, जीएसटी चार्ज नहीं करूंगा उस पर, ठीक। ठीक है। फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन, सर्विस बाय फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन, हमें क्या लेना देना भाई, दुनिया में करोड़ों काम चल रहे हैं। अगर सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा है, फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन जो कि लोकेटेड इन इंडिया, तो एग्जाम्प्ट। सर्विस प्रोवाइडेड बाय नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड चेन डेवलपमेंट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर बाय वे ऑफ कोल्ड चेन नॉलेज डिसेमिनेशन। भाई ये कोल्ड चेन डेवलपमेंट होता है ताकि सारा का सारा अनाज जो है या जो भी चीजें हैं स्टोरेज ढंग से हो जाए, तो ये प्रोवाइड करते हैं। सर्विस प्रोवाइड बाय, आपको नाम इतने याद नहीं हो सकते बेटे, नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड चेन डेवलपमेंट, ठीक है। प्रोवाइड किसने करी है? नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड चेन डेवलपमेंट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर बाय वे ऑफ कोल्ड स्टोरेज कोल्ड चेन नॉलेज डिसेमिनेशन। नॉलेज आप स्प्रेड कर रहे हैं, स्टोरेज फैसिलिटी दे रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपकी वो आ जाती है। स्पीड रखूंगा बेटे, कोई बात इसमें दम है नहीं। अगर आप फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को लेबलिंग करते हैं, रिटेल पैकिंग, वैक्सिंग, रिपिंग, प्री कूलिंग, प्री कंडीशनिंग, ये क्या होता है अपने लिए मैटर नहीं करता। आप इतना लगा लो, आपने कभी कभी देखा है जो एप्पल होता है उसके ऊपर एक स्टिकर लगा होता है, हाँ। ठीक है, एप्पल के ऊपर वैक्सिंग टाइप हो रखी होती है शाइन करने के लिए। वो कितना ऑर्गेनाइज, कितना अलाउड है वो नहीं पता मुझे, लेकिन वैक्सिंग, रिटेल पैकिंग, ठीक है, तो ये सारी सर्विस अगर आप दे रहे हैं, और वो क्या कह रहे हैं, इट डू नॉट चेंज द असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सेड फ्रूट और वेजिटेबल, तो ये सर्विस एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट है। मुझे बताइए, क्लियर है जी आपको? ओके, आ जाओ। सर्विस बाय ऑर्गेनाइजर टू एनी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस एग्जीबिशन हेल्ड आउटसाइड इंडिया। कुछ ऐसा मेरे पास बोलने को नहीं है इसमें। एक बंदा है जो ऑर्गेनाइजर है और वो बिजनेस एग्जीबिशंस आउटसाइड इंडिया, ठीक है, ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो आप मुझे बताइए, टैक्सेबल या एग्जेम्प्ट? बोलो बोलो बोलो। एग्जाम्ड। एग्जेम्प्ट है, ठीक है, बहुत ही नॉन इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगला थोड़ा सा ठीक है, पब्लिक लाइब्रेरीज। अगर आप लाइब्रेरी में जा रहे हो, लाइब्रेरी वाला 2,000 ले रहा है, 3,000 ले रहा है महीने का, मेरा आपसे सवाल, वो जो सर्विस दे रहा है, टैक्सेबल या एग्जेम्प्ट? एग्जाम्पल। एग्जाम्ड। एग्जेम्प्ट। सर्विस बाय वे ऑफ कलेक्टिंग और प्रोवाइडिंग न्यूज बाय एन इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट। एक जर्नलिस्ट है, कह रहा है मैं सर्विस दूंगा, तो मैं नौकरी वोकरी नहीं करूंगा, मैं बस आऊंगा और मेरा नाम इतना है कि कलेक्टिंग है, मेरे सोर्सेज हैं, आई विल कलेक्ट द न्यूज, आई विल प्रोवाइड द न्यूज। तो भैया वो जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है, ठीक है, वो उसको जीएसटी चार्ज नहीं करना है, वो जो सर्विस दे रहा है वो एग्जेम्प्ट है। आपको ज्यादा कोई उसके अंदर नहीं जाना, कलेक्टिंग और प्रोवाइडिंग न्यूज, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, कोई दिक्कत नहीं आता। फ्रीलांसर है क्या? कह सकता है फ्रीलांसर है, या फिर आगे भी लिखे हैं देख, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है,
अब वो कैसे प्रोवाइड करता है, कलेक्ट करता है यूनाइटेड नेशन, उसके अंदर हम नहीं जा सकते भाई, उनका धंधा हमें कहाँ समझ आता तो ये तो सारे वो हो गए ना, फिर स्पेसिफाइड सप्लायर वाला हो गया ना ये तो केस। है। वी डोंट नीड टू कैटेगराइज दैट, बट आप ये कह सकते हो कि ठीक है आप बोल रहे हो तो, क्योंकि अगर ये तीन ही कैटेगरी हैं तो ये स्पेसिफाइड सप्लायर्स है, कह सकते हो आप। बट मुझे वो कैटेगरीज बनाने की जरूरत नहीं है अभी। क्लियर है बच्चे? 47 48 पे मैं अभी आऊंगा। 25 सुनिए पहले। सर जी जो बिजली का बिल आता है उस पे जीएसटी लगा होता है या एग्जेम्प्ट होता है? एग्जेम्प्ट होता है बेटा। इट इज बिकॉज ऑफ दिस एंट्री, एंट्री नंबर 25, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय एन इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी। जो आपके घर तक बिजली आ रही है, जिसका सरकार, जिसका बीएससीएस या राजधानी जो भी है वो चार्ज कर रही है, वो एग्जेम्प्ट है। लेकिन आप मुझे बताइए, अगर आपने कोई बिजली का कनेक्शन नया लेना है, मीटर नया लगवाना है, अगर ये सारे टाइप ऑफ खर्चे हैं तो जीएसटी लगता है, बिजली वाला डिपार्टमेंट लगाता है। क्या क्या जा रहा है? इन दिस रिगार्ड सीबीआईसी हैज क्लैरिफाइड दैट अदर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय, ये डिस्कॉम शॉर्ट में बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूशन, और उसको टू कंज्यूमर अगेंस्ट चार्जेस आर लायबल टू जीएसटी, जैसे कि एप्लीकेशन फीस फॉर रिलीजिंग कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, भाई कनेक्शन दे दो भाई। रेंटल चार्जेस फॉर मीटरिंग इक्विपमेंट, भाई मीटर लगाना है कुछ टाइम के लिए, दे दो। टेस्टिंग फीस, मीटर ट्रांसफार्मर कैपेसिटर आप बुला रहे हो उनको। लेबर चार्जेस फॉर शिफ्टिंग ऑफ मीटर, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, मीटर भी निकाल रहे हो, पता नहीं ऐसा होता नहीं होता। चार्जेस फॉर डुप्लीकेट बिल, बिल खो जाता है आप डुप्लीकेट बिल लेते हैं। तो ये सारे तो पॉइंट जो हैं बच्चे, वो सारे के सारे क्या हैं? टैक्सेबल हैं। मुझे बताइए, यहां तक क्लियर है बच्चों को? ठीक है, आगे समझिएगा। जैसा कि मैंने आपसे बात करी कि सर जी ये टोल चार्जेस, आप देख सकते हैं कि ये टोल चार्जेस है। टोल जब क्रॉस करोगे, 600 रुपये लग रहे हैं, 200 लग रहे हैं, 300 लग रहे हैं, 1000 लग रहे हैं। आप मुझे बताइए इस पे 600 प्लस जीएसटी लगेगा या सिर्फ 600 रुपये लग जाएगा? सिर्फ 600 लग जाएगा। समझ रहे हो? तो बेसिकली वो क्या कह रहे हैं, सर्विस बाय वे ऑफ एक्सेस टू रोड और अ ब्रिज ऑन पेमेंट ऑफ टोल चार्जेस एग्जेम्प्ट है। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, मॉर्थ बोला जाता है। इतना रेलिवेंट है, शॉर्ट में बोला हुआ है। सर ये मिनिस्ट्रीज के नाम याद हो जाएंगे, कहाँ से हो जाएगा भाई? ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री बस पता लगी, बस ठीक है, एग्जैक्ट मिनिस्ट्री के नाम थोड़ा ना याद हो जाएंगे। मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा। आपने ऐसा देखा है बेटे, यानी कि अगर आप जा रहे हो और 600 रुपये है, तो अब पहले मुझे बताइए जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा बच्चों? लगता तो नहीं है क्योंकि नहीं लगता। टैक्स के साथ एग्जैक्टली, है। एग्जैक्टली नहीं है फोन अभी ना बस। ठीक है, तो जीएसटी नहीं लगेगा। आपने देखा अगर आपने फास्टैग नहीं लगाया होता तो डबल द प्राइस लगता है। हाँ वो रूल है। वो रूल है। अगर 600 रुपये का टोल है और अगर आपके पास फास्टैग नहीं है तो 1200 लग जाएंगे। तो सवाल यह है कि क्या जो एक्स्ट्रा 600 लिया, क्या उस पे जीएसटी लगेगा? आंसर इज नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। नॉर्मल टोल पे भी नहीं लगेगा, डबल पे भी नहीं लगेगा। अब आप सुनिए, वो जो ट्रक वाले होते हैं उनके ऊपर अलग रूल होते हैं कि भाई तू ट्रक वाला है, इतना सामान ला रहा है, तेरे से तो हम अलग से और पैसा लेंगे। तो क्या उस पे लगेगा? नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। कहने का मतलब ये है, आप मजे में रोड पे जाइए, टोल पे जाइए, आपसे जो भी ये ट्रांसपोर्ट वाले ले रहे हैं उस पे जीएसटी नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। क्लियर है बच्चे? सर ये डबल वाला दोबारा बताना। डबल होता है मैडम, अगर आपकी गाड़ी में फास्ट टैग नहीं लगा होता ना, तो अगर टोल 600 है ना तो उसका डबल प्राइस कटता है। क्योंकि जब आप वहां पे रुकोगे ना, तो फास्ट टैग नहीं होगा तो आप ऑटोमेटिकली जा नहीं रहे, तो वो 600 की जगह आपसे 1200 रुपये ले लेगा। और उस पे भी जैसे कि मतलब पहले अगर पहले तो फास्टैग होता नहीं था तो मतलब पहले समझ नहीं नहीं होता आया था मेरे तो को। पहले बात नहीं हुई। अब आज के टाइम पे है। पहले डबल नहीं होता था तो उस पे जीएसटी की बात ही नहीं है, आज के टाइम पे डबल दे रहे हैं तो हम लोग। फास्टैग मैंडेटरी है? मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी सरकार लॉ ऐसे बना देती है कि वो मैंडेटरी बन जाता है, जेल वेल थोड़ा ना हो जाएगी। तुम टोल पे जा रहे हो, फास्टैग नहीं है, कोई पकड़ने थोड़ा ना आ जाएगा कि लीगली नहीं। पैसे डबल लगेंगे बस आपके। ओके सर। नजर। तो ये बेसिकली यही लिखा है। ये वाली लाइन पढ़ना बच्चे, आपको अच्छा लगेगा। कुल मिला के ये इतनी लंबी लाइन पढ़ दी। चलो भैया फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, पढ़ लीजिए प्लीज।
क्लियर है बच्चे? एडिशनल फीस पे टैक्सेबल है। क्या बच्चे? जो एडिशनल फी दे रहे हैं हाँ, हम नहीं नहीं, दैट इज फास्ट टैग ऑल्सो। ना नहीं, होने पे, मैं बता देता हूँ तो रेलेवेंट एक तो। टैक्सेबल इस पे है सर। हाँ जी, तो इसलिए टैक्सेबल किस में है? आपने कहा जो किसी में, हाफ होता है वो किसी में नहीं है। टैक्सेबल। आप नॉर्मल टोल दे रहे हो एग्जेम्प्ट, डबल टोल दे रहे हो हाँ। एग्जेम्प्ट, आप ट्रक वाले हो कुछ और चार्जेस लग रहे हैं, लोडिंग चार्जेस, एग्जेम्प्ट। कोई टैक्स नहीं लगा है, एग्जेम्प्ट 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 है हर बार जो मैंने बात करी है। अच्छा ओके। ये यही लिखा हुआ है, मे बी गिवन द सेम ट्रीटमेंट एज गिवन टू टोल चार्जेस। तो आप ये कह सकते हो कि यहां पे सारा का सारा एग्जेम्प्ट है, चाहे 2 टाइम्स आप दे रहे हो एग्जेम्प्ट। क्लियर है बच्चे? और एक छोटा सा कीवर्ड, ये सारी बातें मैं आपको लिखित भेज दूंगा। ये जो ओवरलोडेड व्हीकल्स हैं, ठीक है, आफ्टर पेमेंट ऑफ हायर टोल चार्जेस, तो क्या हो गया भाई? जीएसटी ना लगेगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। मुझे बताइए एंट्री नंबर 23 क्लियर है? गिविंग ऑन हायर नोट्स के साथ आपको कराया जाएगा। छोटी छोटी सर्विस करा रहा हूं और एक अच्छी सर्विस करा दूंगा। सैटेलाइट लॉन्च सर्विस बाय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो। अगर वो सैटेलाइट लॉन्च सर्विस प्रोवाइड करता है, किसको करता है भाई? सरकार कोई करता होगा भाई। तो क्या इसरो के ऊपर जीएसटी लगाएं या एग्जेम्प्ट कर देंगे उस सर्विस को? बोलिए ना। एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट है। आइए, इसके अलावा आपको इनमें से कोई भी सर्विस टच नहीं करनी, मैं सारी सर्विस बोलूंगा। ठीक है, जो आपको कुछ रीड करनी होगी मैं बताऊंगा। तो बेसिकली अगर मैं आपको बोलूं, गोइंग कंसर्न वाली, रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग और स्टेट परमिट वाली, ठीक है, और वो एनटीपी आईटीपी, वो आपको जो नोट्स आएंगे उसके साथ अपने आप एक बार आपका बात बनेगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ज्यादा पढ़ना चाहते हो या एक सर्विस और करना चाहते हो बस? एक अच्छी कर लेते हैं वाली, अच्छी नहीं है ये भी ऐसे थ्योरेटिकल टाइप से, लेकिन आ जाती है इसमें 1-2 पॉइंट। ठीक है बच्चे, एक सर्विस बस। ठीक है, एक ये, इसके बाद एक और कराऊंगा जो अच्छी तुम्हें थोड़ी लगे, हाँ भाई कुछ सही है। समझ रहे हो? अभी तक वो वाली, मतलब वो छोटी वाली सर्विस करा रहा हूं मैं। राइट टू एडमिशन टू वेरियस इवेंट। क्रिकेट स्टेडियम में जा रहे हैं, जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा? प्लानिटोरियम में जा रहे हैं, प्लानिटोरियम पता है बच्चों को? मुझे भी रिसेंटली पता लगा। देखा है हाँ सर, प्लानिटोरियम? वो नेहरू प्लेनेटेरियम हाँ ना। हाँ, गया है कोई? मतलब कैसा है? मैं सोचता हूँ कि जाऊं। अरे सर, बहुत बहुत बेकार है, मैं गया था एक बार। अच्छा, वो स्पेस का दिखाते हैं, वो सही नहीं है, इंटरेस्टिंग नहीं है? मतलब इनाया के एंगल से बोल रहा हूँ, मतलब मेरे को तो नहीं है, पर बच्चों को लेके जाने सर की। वन टाइम एक्सपीरियंस है बस। अच्छा अच्छा, वो प्रोजेक्टर से मतलब ऊपर बस तारे वो दिखा रहे होते हैं, स्टार्स, और वो है उनसे। हाँ सर, उधर एक शो है, उसमें आप लेट के देखोगे ना, ऊपर छत पे डोम टाइप से में चल रहा होगा स्क्रीन में। मतलब सही है, एक बार ही जा सकते एक हैं बस। बार तो मतलब वन टाइम तो होता ही है, टाइम पास तो हो ही जाता है वो चीज है। चलो सही है, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे जू में जाते हैं, आपने देखा होगा चिड़ियाघर है वो प्रगति मैदान के पास है ना बच्चे, है ना? तो उसका कुछ टिकट होता है 60 रुपए 80 रुपए। क्या सर उस पर जीएसटी लगता है? सवाल यही है। तो एंट्री नंबर आप देख रहे हो, ये एंट्री का वो जो मैं बात कर रहा था, तो ऐसे एंट्री नंबर्स होते हैं। सर याद नहीं हो सकते, याद करने की कोशिश मत करना। सर्विस बाय वे ऑफ एडमिशन टू म्यूजियम, नेशनल पार्क, वो जिम कॉर्बेट, और वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व और अ जू। तो बेसिकली यहां पे जब आप जाएंगे, जब टिकट लगेगी, तो टैक्सेबल या एग्जेम्प्ट? एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट। जस्ट एक दिमाग में एग्जांपल आ रहा है, पता नहीं आपको पार्क पता है, एक नंदन पार्क है, पता है आपको, कालका जी में। ठीक है, मतलब एक पार्क है, उधर चार्जेस लगते हैं, थोड़ा गार्डन अच्छा बना रखा होगा, वो होगा। ठीक है, तो नेशनल पार्क वो हो गया, टाइगर रिजर्व, जू,
ठीक है, तो बेसिकली जू की डेफिनेशन दे रही है, हमने क्या करना है भाई इसका। ठीक है ना। एस्टैब्लिशमेंट विद स्टेशनरी और मोबाइल वेयर कैप्टिव एनिमल्स। कैप्टिव एनिमल्स क्या होता है बताएगा कोई? जिनको बंद करके रखा है, मतलब केज वगैरह में, हम्म। उसमें। आर केप्ट फॉर एग्जीबिशन टू द पब्लिक एंड इंक्लूड्स अ सर्कस। अच्छा, अब मुझे बताइए, सर्कस की टिकट पे जीएसटी लगेगा क्या? एग्जाम्प्ट है। हाँ, नहीं लगे। एग्जाम्प्ट है। समझ रहे हो, ऐसे हम लोग देखते हैं ना, वो रास्ते में कभी वो सर्कस लग रहा है या कुछ है तो वो एग्जेम्प्ट है भाई। सर जी, ताजमहल, कुतुब मीनार और भी कोई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स जो होते हैं जिसको इस एक्ट के थ्रू लिखा होगा, हमें क्या लेना देना बेटे। सर्विस बाय वे ऑफ एडमिशन टू प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स, एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एक्ट के अंदर फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, तो जीएसटी ना लगेगा। सर्विस बाय वे ऑफ राइट टू एडमिशन, अरे दोबारा एडमिशन, अरे भाई ऊपर के पॉइंट के अलावा बाकी भी तो होते हैं। सर्कस, डांस, अरे अभी दिलजीत दोसांझ का आपको ध्यान है कॉन्सर्ट आ रहा है। ठीक है, तो वैसे डांस इज नॉट कॉन्सर्ट, बट अगर मैं बोलूं कोई डांस परफॉर्मेंस है, हम जा रहे हैं उसके लिए टिकट्स हैं। ठीक है, थिएट्रिकल परफॉर्मेंस इंक्लूडिंग ड्रामा, बैलेट, अवार्ड फंक्शन, कॉन्सर्ट, पेजेंट। ये क्या होता है पेजेंट, क्या होता है बताना बच्चों वैसे। रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स इवेंट जैसे कि क्रिकेट मैच, प्लानिटोरियम। सर काफी नाम लिख दिए, म्यूजिकल परफॉर्मेंस, हाँ काफी नाम लिख दिए। पेजेंट क्या होता है, एक बार बताओ। क्या है, मिस यूनिवर्स? जिसमें मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स का वो अच्छा, कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते ओके, हैं। ठीक है। तो बेसिकली ये सब चीजें भी एग्जेम्प्ट, कॉन्सर्ट एग्जेम्प्ट, अवार्ड फंक्शन एग्जेम्प्ट, म्यूजिकल परफॉर्मेंस, स्पोर्टिंग इवेंट्स, फिरोशा कोटला में मैच देखने जा रहे हैं, टिकट एग्जेम्प्ट। आगे देखिए, आई एम सो सॉरी, टिकट का प्राइस कितना होना चाहिए बस, नॉट मोर देन 500। अगर मैं कॉन्सर्ट के 600 रुपए ले रहा हूं तो जीएसटी लगेगा, अगर मैं कॉन्सर्ट के 400 रुपए ले रहा हूं तो जीएसटी नहीं लगेगा। आज के टाइम पे आप देखते हो स्टैंड अप कॉमेडियंस, तो स्टैंड अप कॉमेडियंस जो हैं, कितने की टिकट होती है उनकी? 500 की होती है, ज्यादा की होती 1000 1200 नहीं, है? 1000 हजार 1200 बारह की होती है। जीएसटी लगेगा भाई, और अगर 400 कर देंगे तो नहीं लगेगा भाई। समझ रहे हो, कोई दिक्कत? स्पोर्ट्स बॉडी इवेंट बेटा ये सब थोड़ा ना करना है, ये सब रीड नहीं करना है आपको। स्पोर्ट्स बॉडी में कौन कौन आ रहा है ये सब थोड़ा ना जान लेंगे हम। हमें इतना पता होना चाहिए कि हाँ भाई वो एग्जामिशन चल रही है। मुझे बताइए क्या आपको यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर है वाला पॉइंट? कुछ नहीं है इंटरनेशनल। आइए अब एक एक लास्ट सर्विस करेंगे, छोटी सी सर्विस करेंगे पर अच्छा लगेगा। परफॉर्मेंस बाय एन आर्टिस्ट। तो आर्टिस्ट तो सप्लायर होता है जी, और सप्लायर सर्विस किसको देता है? पब्लिक को। मैं पब्लिक स्पेसिफिक नहीं बोलना चाहता, हो सकता है कोई कॉरपोरेट इवेंट भी हो सकता है किसी कंपनी में हो, तो मैं, हो सकता है तो मैं लिख रहा हूं रेसिपिएंट। ठीक है, और ये सप्लायर कौन है बच्चे? ये है जी आर्टिस्ट। आर्टिस्ट कौन होता है सर? ड्राइंग करने वाला भी तो आर्टिस्ट ही होता है। आओ बेटे जरा देखते हैं। सर्विस बाय एन आर्टिस्ट बाय वे ऑफ परफॉर्मेंस इन फोक एंड क्लासिकल आर्ट। बॉलीवुड डांस की बात नहीं कर रहा, यानी कि आप म्यूजिक, गाना, डांस, वो हमने देखा है ना डांस होता है कथकली, फिर एक वो देखा भरतनाट्यम भी डांस होता है जिसमें ऐसे ऐसे करते रहते हो। याद आ रहा है बेटे? यस। थिएटर, तीनों नाम याद रखने, थिएटर में भी तो म्यूजिक हो गया, वो जो हमें समझ नहीं आते म्यूजिक। क्यों? अच्छा सर ये तीन नाम है पर आपने ऊपर वाला नहीं लिखा। ये म्यूजिक, डांस, थिएटर किस फॉर्म में है? फोक और क्लासिकल आर्ट, भरतनाट्यम, कथक। ठीक है, ये वाली चीज है जो कॉमन नाम। ठीक है, एक और वर्ड आएगा कार्नेटिक। बट मुद्दे की बात ये है, अगर एक सप्लायर
रेसिपिएंट को म्यूजिक सुनाए, डांस करे, थिएटर करे, इन व्हाट फॉर्म्स ऑफ आर्ट, फोक एंड क्लासिकल, ध्यान से सुनिएगा, अप टू ₹1,50,000 पर परफॉर्मेंस। तो क्या हो जाएगा बेटे? एग्जेम्प्ट। एग्जाम। अब मेरा आपसे सवाल, रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार शादी पे जाते हैं, परफॉर्म करते हैं और 1 करोड़ रुपया लेते हैं, क्या वो इस टैक्सेबल। कैटेगरी में आ रहे हैं? क्या वो अमाउंट तो छोड़ो, एक बार मान लो चलो ₹1,00,000 लेते हैं, एग्जेम्प्ट या टैक्सेबल? टैक्सेबल। टैक्सेबल। क्योंकि टैक्सेबल, क्योंकि वो टैक्सेबल, फोक और क्लासिकल नहीं कर रहे, अजीब सा डांस एग्जैक्टली। कर रहे हैं। क्योंकि बच्चे, all other activities of art is in other art form, that is western music, dance, modern theaters, performance of actor in a film, television serial would be taxable। जैसे सपोज करो हमारी क्लास में बच्चे, बहुत ही आर्टिस्ट बच्चा है बेटे, रैपर, कौन है बताओ? दिव्य। दिव्य। और भजन कीर्तन वाला भी ब्रो, बच्चा है, तुषार। तुषार ब्रो। तुषार। सोचो इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर हो जाए, और मजा आ जाएगा। तुषार गा रहा है कि माँ के द्वार यो यो जय माता दी, जय माता दी, ये रैप अपना बीच में डाले उसमें, मजा आ जाएगा, कुछ मजा नया आ जाए, हटके एकदम। है ना? बट इज इट अ म्यूजिक, आई मीन इज इट अ फोक और क्लासिकल? नहीं सर, अगर रैप नहीं होगा तो फिर तो तुषार भाई एग्जाम्प्ट हो जाएंगे, अगर रैप आ नहीं गया तो फिर एग्जाम्प्ट नहीं होगा। यार, फोक और, अब ये मतलब डिबेट वाली चीज है ना, एक सर बार ऐसे वैसे फोक और कर सकते हैं, बड़ा क्लासिकल में ही आ सही। जाएगा सर। हाँ वो फोक और क्लासिकल में ही आ जाएंगे तुषार यार, अब भाई, और फोक किसमें के अंदर डालेंगे? ना देखना पड़ेगा क्या क्या आता है, मेरे हिसाब से तो मतलब, मेरे हिसाब से तो मैं इसको फोक बोलूं। फोक का ना वो अलग वो होता है उनका टोन की अलग ही, जैसे क्लासिकल में भी राग वगैरह आते हैं, कोई ऐसा भजन शायद नहीं आएंगे उसमें। क्लासिकल हाँ में भी राग वगैरह आते हैं। हाँ, समझ रहे? तो फोक में तो वो जो राजस्थान में जो गाते हैं जैसे रीजनल हाँ, लैंग्वेज में। है ना, तो वो कुछ उस वो हो जाएगा, ठीक है। पर बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर एक बार ये जरूर कर लो कि, वैसे कर सकते हैं, बड़ा सही बनेगा रैप इन दोनों का। हाँ दिव्य जी, कुछ लिखो भाई, लाइनें 8-10 लाइनें। तुषार का तो रेडी है ही सॉन्ग, तेरे को बीच में रैप डालना है बस। सर कल आना दुष्यंत सर की क्लास में, दो तीन चीजें लिखी सर के ऊपर। अच्छा, ठीक है, चलिए। सो बेसिकली म्यूजिक, डांस, थिएटर, फोक और क्लासिकल अप टू डेट लगा। अच्छा सर, इसका मतलब ये टैक्सेबल हो गया। ध्यान रखना बच्चे, बात मैं एक दो बातें बोलूंगा। सपोज करो ये क्लासिकल डांसर ही है, ये आर्टिस्ट जो है, और इसने 1,80,000 चार्ज करा। इफ चार्ज, बेटा ये जो आर्टिस्ट वाला है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है, ठीक है, ये 1 पॉइंट आने की बहुत उम्मीद होती है। इफ चार्ज 1,80,000, आप मुझे बताइए क्या एग्जेम्प्ट होगा या टैक्सेबल होगा? जीएसटी लगेगा या जीएसटी नहीं लगेगा? बोलो। नहीं लगेगा। टैक्सेबल। कम अच्छा ऑन वन भाई, एटी है। लगेगा ना, 180 है ना यस। टैक्सेबल। सवाल ये है, 1.5 से ऊपर वाले पे लगेगा या पूरा टैक्सेबल हो जाएगा? पूरा का पूरा। एंटायर The word कंसिडरेशन। is entire consideration will be taxable. Entire consideration is subject to GST। बस एक बात ध्यान रखना, एक बात और यहाँ पे लिख दूंगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, दोबारा से बनाए जाएंगे, आपको भेजे जाएंगे। अगर ये सप्लायर, ये जो आर्टिस्ट, ये जो ऊपर जो जिनको इज्जत मिल रही है फोक डांस और क्लासिकल को, अगर ये एज ब्रांड एम्बेसडर कहीं परफॉर्म करते हैं या इनको ब्रांड एम्बेसडर फीस मिलती है, तो वो एग्जाम नहीं है सर जी, वो तो टैक्सेबल है सर। इफ दे गेटिंग मनी बिकॉज देर आर ब्रांड एम्बेसडर, और वो बोले अरे हम तो फोक वाले हैं, हम तो क्लासिकल वाले हैं, हम तो गाना गाते हैं, हम तो डांस करते हैं, थिएटर करते हैं, भाई ब्रांड एम्बेसडर के नाम से जो पैसा लेगा वो टैक्सेबल होगा। एग्जाम्पशन शुड नॉट अप्लाई सच आर्टिस्ट एज अ ब्रांड एम्बेसडर। ब्रांड एम्बेसडर में नहीं देगा। आई होप आपको समझ आ गई पूरी की पूरी सर्विस।
यस सर। इलस्ट्रेशन नंबर 3 सॉल्व करेंगे और फिर नमस्ते करेंगे। ज्यादा लोड नहीं डालूंगा बच्चों के ऊपर, धीरे धीरे करके, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। इलस्ट्रेशन नंबर 3 आराम से पढ़िएगा और एनालाइज करेगा, ऐसे ही पॉइंट एग्जाम में आते हैं बच्चे। ये पता है क्यों बोल रहा है सर्विस प्रोवाइडर रजिस्टर्ड? अगर एक बात बताओ, एक बंदे का 20 लाख से टर्नओवर नहीं है तो क्या वो अपने आप को जीएसटी में रजिस्टर करा लेगा? ऑब्वियसली ना, नहीं होगा, है ना। रजिस्टर्ड होगा तभी तो जीएसटी लगेगा ना। नजर। सर ये बी वाले में कौन सा म्यूजिक है? ये क्लासिकल तो है ही। मैडम ये डी वाला पॉइंट, पॉइंट डी। बी बी। बी, कार्नेटिक बाय क्लासिकल टू प्रमोट ब्रांड। इसमें ना वो पता है क्या कर रहा है, ये जो कार्नेटिक है ना, ये भी एक तरीके का क्लासिकल फॉर्म ही होता है, ठीक है, क्लासिकल सिंगर लिखा हुआ है। लेकिन ना वो प्रमोटर ब्रांड है ना, तो वो ना बच्चे ब्रांड एम्बेसडर टाइप बोलना चाह रहे हैं। तो आप मुझे बताओ, ये एग्जेम्प्ट होगा कि टैक्सेबल हो जाएगा? टैक्सेबल। टैक्सेबल हो जाएगा जी। फर्स्ट वाला क्या करा बच्चों ने, बॉलीवुड डांस का? टैक्सेबल। फिर क्या है, कार्नेटिक, ये भी 1.5 लाख से एक्सीड हो गया भाई, टैक्सेबल। और लास्ट वाला कथक वाला, ये मुझे लग रहा है 1.5 लाख के अंदर ही है, तो ये क्या हो जाएगा? कहिए सर जी। समझ आया बच्चों? यस यस हो गया? सर। सर। हो गया ना, हटा लूं ना? सर नोट्स भेज देना प्लीज। नोट भेज दूंगा मैं, ठीक है। और तो वैसे छोटी छोटी सर्विस है, पर मेरे हिसाब से बस फिर ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, यहां तक जितना भी है वो वाला मैं आपको नोट्स अभी वाले भेज दूंगा, और फिर उसको अपडेट भी कर दूंगा जो मैंने अभी आपको कराए हैं। ठीक है बच्चों? ओके सर, भेज ओके, देना। थैंक यू वेरी मच बच्चे। एक चीज ध्यान रखना प्लीज, एक चीज कर लेना, एग्जामिशन जो मैं करा रहा हूँ ना, बस उसको साथ साथ ही कर लेना। क्योंकि ये ना एक साथ करोगे ना, तुम्हें ना बहुत सारा थ्योरी लगेगा। ठीक है, तो जैसे जितना कराया ना, बस इसको बस एक बार नोट्स के थ्रू बना के वैसे वैसे कर लेना। पूरा सब पूरा टॉपिक लेके मत चलना, जितना मैंने करा दिया 1-2 दिन में बस एक बार देख लेना। ठीक है जी। सर हाँ जी। सर वो आप कह रहे थे ना कि एक बार एक